नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही महाजंग में भारत को नया हथियार मिल गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार है, जिसे कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने तैयार किया है। हालांकि वैक्सीनेशन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 2 से 18 साल के बच्चों के लिए बनी वैक्सीन की सिफारिश की है और अभी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI की मंजूरी का इंतजार है। ऐसे में भारत में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का रास्ता धीरे धीरे साफ होता दिख रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जायकोव डी को इमरजेंसी यूज के लिए दवा नियामक DCGI से मंजूरी दी गई थी। यह 12 साल के बच्चों, किशोरों और बड़ों को लगाई जा सकेगी। भारत में बनी यह दुनिया की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन थी और आपको याद होगा UN में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस वैक्सीन का जिक्र किया था और कहा था कि दुनिया की सबसे पहली DNA बेस्ड वैक्सीन का भारत ने सफलतापूर्वक आविष्कार किया है। तो बच्चों का सुरक्षा कवच आने वाला है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट वैक्सीनेशन इंचार्ज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर से इस वक्त डॉक्टर ओमकार खंडेलवाल साहब जुड़ रहे हैं। डॉक्टर खंडेलवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ मिरेकल हॉस्पिटल भोपाल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राकेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ 2 स्पेशलिस्ट, एक तरफ डॉक्टर ओमकार और दूसरी तरफ डॉक्टर राकेश मौजूद हैं। पहले डॉक्टर ओमकार, मैं आपके पास आ रहा हूं और डॉक्टर खंडेलवाल, आपसे मेरा सवाल यह है, सर, अब तक हर माता पिता की एक ही चिंता थी कि हम तो वैक्सीनेट हो गए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी? यह उनके लिए बहुत बड़ी और राहत की खबर है। निश्चित ही ये बहुत ही स्वागत योग्य खबर है कि बच्चों के लिए आखिरकार बहुत प्रतीक्षित वैक्सीन आज हमारे पास में उपलब्ध है और जल्दी ही उनके लिए वैक्सीनेशन का मार्ग प्रशस्त होने वाला है और इस तरह से कोरोना के विरुद्ध युद्ध में हमारे लिए बहुत ही कारगर हथियार साबित होने वाला है। डॉक्टर मिश्रा, आपके पास आ रहा हूं। एक टेक्निकल, मेरे जैसा लेमन जो डॉक्टरी नहीं जानता, जिसने डॉक्टरी नहीं पढ़ी, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहता है सर, और हर दर्शक वो सवाल का जवाब आपसे चाहता है। ये कहा जाता है कि बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों से ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर क्या वजह है कि वैक्सीन पहले बड़ों के लिए आई, बच्चों के लिए इतना वक्त लगा? क्या कुछ अलग है बच्चों के लिए उस वैक्सीन में जो बड़ों की वैक्सीन से अलग है? वैक्सीन, जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। वैक्सीन को ट्रायल्स के थ्रू हम फील्ड में उतारते हैं, तो वैक्सीन वही है। वैक्सीन में बड़ों और बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं है। बात सिर्फ सेफ्टी की होती है। ये मैं अपने पेशेंट से के पेरेंट्स से भी और पेशेंट से भी डिस्कशन के दौरान मेरा कई बार इस बारे में बात हुई कि इतने टाइम में हमने ये देखा, पिछले करीब 8-9 महीने में, कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। भारत की इतनी बड़ी आबादी और विश्व की करोड़ों की आबादी ये वैक्सीन्स ले चुकी है और हमने देखा कि कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोवैक्सीन की ट्रायल्स ऑलरेडी एम्स, दिल्ली, पटना और कई सेंटर्स पर इंडिया में जारी थे और जब एडल्ट्स का सेफ्टी डेटा अपने सामने आया तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, DCGI और WHO, अभी WHO का और इसमें अनुमोदन आना बाकी है, बट बच्चों के लिए अब ये मोटे तौर पर हम माने कि कोवैक्सीन जो ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें कुछ नया कुछ नहीं है, सिर्फ सेफ्टी डेटा अब ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, इसीलिए ये बच्चों में बाद में आई है। यानी डॉक्टर मिश्रा, आप कह रहे हैं कि बड़ों की वैक्सीन में और बच्चों की वैक्सीन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सेफ्टी का इशू था, इसलिए ये टाइम टेबल अलग अलग था। जी ठीक। डॉक्टर खंडेलवाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, एक पॉइंट और मैं आगे जी बोलिए डॉक्टर मिश्रा, बोलिए आप प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जनरल मैसेज जाएगा, जैसे आपने कहा एज ए लेमैन आप पूछ रहे हैं, कोविड वैक्सीन के अलावा भी
हम बच्चों के डॉक्टर हैं, हम सारे वैक्सीनेशन करते हैं। मैं एडल्ट वैक्सीनेशन भी करता हूं। किसी भी वैक्सीन में कोई फर्क नहीं होता, चाहे वो बच्चों को लगे चाहे एडल्ट्स को लगे, सेम वैक्सीन यूज होती हैं सारी डिसीजेज में। तो क्या डॉक्टर खंडेलवाल, कोरोना की वो वैक्सीन जो अब तक बड़ों को लग रही थी, 18 साल से ऊपर की एडल्ट वयस्क को लग रही थी, क्या वो बच्चों को भी लगाई जा सकती थी? और क्या ये वही वैक्सीन है जो अब बच्चों को लगाई जाएगी, या इसमें कुछ डोज, इसके कंपोनेंट्स, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स वो अलग है सब? देखिए, वैक्सीन तो वही है। ये बात हो सकती है कि कमेटी के अनुसार से डोजिंग रिकमेंडेशन बदल सकते हैं कि डोज आपका अगर इन्होंने अगर 0.5 ml पहले डिसाइड किया है तो इसके लिए डोज कितने में इफेक्टिव हो, उसके हिसाब से डोज में आंशिक संशोधन हो सकता है। लेकिन मूलतः जितनी भी वैक्सीन्स हैं जिसको हम बच्चों में लगाते हैं, वही सेम वैक्सीन सेम कंपाउंड के साथ में, सेम एंटीजन प्रोफाइल के साथ में वो वयस्क में भी लगाई जाती है। उदाहरण के लिए निमोनिया की वैक्सीन है जिसको हम बच्चों में भी लगाते हैं, वयस्क में भी लगाते हैं, एल्डरलीज में भी लगाते हैं। वो इस प्रकार से वैक्सीन जो है, वैक्सीन वही रहती है, कंपोनेंट भी वही रहता है। सेफ्टी डाटा जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि सेफ्टी प्रोफाइल और बच्चों में ट्रायल जो होता है उसके लिए रिकमेंडेशन निश्चित रूप से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं एडल्ट ट्रायल के अलावा। और एडल्ट जो बच्चों में ट्रायल किए जाते हैं उसके लिए काफ़ी सेफ्टी पैरामीटर्स देखने होते हैं। तो इसके कारण से पहले एडल्ट में हर बार ट्रायल होता है और बच्चों में इसके बाद में ट्रायल होता है। तो ट्रायल की देरी के कारण से ये वैक्सीन बच्चों में देरी से आई, अदरवाइज वैक्सीन वही है। ठीक, डॉक्टर मिश्रा, इस पर एक सवाल मेरा आपसे ये भी है सर। देखिए, ये तो पॉजिटिव रहा है देश के लिए, सकारात्मक रहा है कि हमारे देश की जो दोनों वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उनके नियर अबाउट 100% उसके अच्छे परिणाम हमको देखने को मिले हैं। और लोगों का वो डर दूर चला गया कि वैक्सीन लगवाने से ये हो जाएगा, वैक्सीन लगवाने से ये हो जाएगा, जान चली जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगे, और पता नहीं कितने सारे र्यूमर थे जो वक्त के साथ साथ वो सब खत्म होते चले गए। क्या उसका एक सकारात्मक संदेश बच्चों की वैक्सीन के मामले में हमको देखने को मिलेगा? लोग जागरूक पहले से हुए हैं और पिछले वैक्सीनेशन यानी बड़ों के वैक्सीनेशन से कम उनमें एक फेथ आया है, एक हौसला आया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यही मैं आपसे बोल रहा था। यही साइंटिस्ट भी इसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे, जो कि जैसे जनरल पब्लिक है, हमने देखा कि पिछले 6 से 9 महीने में हम लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है। पेरेंट्स ने देखा, ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा, सोसाइटी ने देखा कि ये एब्सोल्युटली सेफ है और बहुत इफ़ेक्टिव है। तो डेफिनेटली मेरे पास कितने सारे पेरेंट्स, डॉक्टर खंडवाल साहब भी इसको इनके पास आते होंगे कि डॉक्टर साहब कोविड के लिए बच्चों का वैक्सीन कब आने वाला है। तो एक उत्सुकता, एक उत्साह ऑलरेडी है सोसाइटी में। और अब सेफ्टी डेटा जो कि ओवर टाइम अवेलेबल हुआ है, जिसे हम रियल टाइम डेटा कहें। डेटा एक तो ये होता है कि आपने एक स्टडी की और निकाल दिया, एक होता है रियल टाइम डेटा जो वक्त के साथ, समय के साथ अपने आप सब साबित होता है कि ये वैक्सीन बेहद सेफ और बेहद इफेक्टिव है। मैं अपने पेशेंट से ये बात करता रहता हूँ, बाकी शोज़ और कई पत्रकारों से भी मेरी इस बारे में बात हुई। कोई भी वैक्सीन आती है तो उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि उस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। वो बीमारी से बचाएगी या नहीं बचाएगी वो तो बाद में है, बट उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और इसका ग्लेयरिंग एग्जाम्पल, बहुत शानदार एग्जाम्पल अपनी इंडियन वैक्सीन्स के थ्रू हमें मिला है कि ये बेहद सेफ, ऑलमोस्ट 100% सेफ है और नियर 100% एफिकेसी भी है इनकी। नहीं, इसमें एक जो डाउट है डॉक्टर खंडेलवाल साहब, मैं डॉक्टर मिश्रा आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर खंडेलवाल साहब, इसमें जो एक डाउट है, एक सवाल है, वो ये कि ये जो एक नया टर्म लॉन्च हुआ कि दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो बच्चों को लगाई जाएगी या जो अभी डिस्कवर हुई है, माँ बाप ये पूछ रहे हैं कि हमको तो अलग लगी थी, बच्चों के लिए कुछ अलग आया है मार्केट में, ये बच्चों के लिए सेफ है। वो एक सवाल पूछना चाहते हैं और इससे बेहतर, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? देखिए, ये जो है टर्म्स जो है ना, टेक्निकल टर्म्स हैं इवेंचुअली। आखिरकार हर एक जो वैक्सीन, जो चाहे आप डीएनए पे बेस करो चाहे आरएनए पे बेस करो, अलग अलग कंपनीज अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ करती हैं और उनका मुख्य काम ये होता है कि आपके शरीर में एक एंटीजेनिक चैलेंज देना और आपके शरीर की जो इम्यूनिटी होती है
वो उसको चैलेंज को देख के वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता तैयार करती है। और जिस प्रकार से हमारे पास में जो अनुभव है, जो करोड़ों वैक्सीनेशन का अनुभव है, उसके हिसाब से चाहे कोई से भी हो, आज की तारीख में भी जो हमारे पास में उपलब्ध डेटा जो पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन को लेके हैं, अलग अलग ब्रांड की वैक्सीन्स हैं और अलग अलग उनका मैन्युफैक्चरिंग तरीका अलग अलग होता है, एंटीजन उन लोग अलग अलग चूज करते हैं, लेकिन इवेंचुअल आउटपुट जो होता है, जो रिजल्ट होता है, उसका मकसद एक ही होता है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, उस रोग के अगेंस्ट बढ़ाना। और ये सभी वैक्सीन्स में इक्वली रहती है, इसलिए इस चीज़ को जरा भी शंका करने की आवश्यकता नहीं कि हमें एक अलग ब्रांड की वैक्सीन या अलग तरीके की टेक्नोलॉजी की वैक्सीन लेगी। सभी वैक्सीन का कार्य एक ही है कि आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देना उस पर्टिकुलरली बीमारी के अगेंस्ट में। और इससे निश्चित रूप से जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो साइड इफेक्ट्स को थोड़ा कम करती है, प्यूरिफिकेशन बेहतर होता है, हम ज़्यादा आइसोलेट कर पाते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में जो हम आज जो टर्म यूज़ कर रहे हैं, डीएनए बेस्ड वैक्सीन, आरएनए बेस्ड वैक्सीन, ये सारे टर्म्स हम लोग के प्यूरिफिकेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि पहले आप सिंपल वायरस को लेके सीधा डायरेक्टली इंजेक्ट करते थे, जब शुरुआत हुई थी कि लोग वायरस सीधा यूज़ करते थे, फिर वायरस को आप धीरे धीरे करके वायरस को आपने कंपोनेंट ढूंढने लगे, प्रोटीन ढूंढने लगे, ऐसा प्रोटीन ढूंढने लगे जिससे आपको उस शरीर में आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास बेहतर हो, एडवर्स इफेक्ट कम हो। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास ही है और इसके ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक, वैसे तो देखिए, ये जब आप बात कर रहे थे डीएनए आरएनए, हम सबको अपनी 12वीं की बीएससी की पढ़ाई याद आ गई होगी, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, लेकिन इससे बहुत कुछ आगे है जो डॉक्टर्स जानते हैं या टेक्निकल जो जानते हैं, और वो बता रहे हैं कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है आपके बच्चों के लिए। और डीएनए की फुल फॉर्म इसको कुछ इस तरह से याद कर लीजिए कि डरना नहीं आवश्यक, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों को वैक्सीन लगाइए, वो आरएनए बेस्ड हो, डीएनए बेस्ड हो, डॉक्टर पर छोड़ दीजिए, डॉक्टर्स हमारे बहुत काबिल हैं। डॉक्टर मिश्रा, मेरा आपसे एक सवाल है, और डॉक्टर मिश्रा मैं आपसे ही जानना चाहता हूं सर, क्या और ये सवाल वो सवाल है सर जो इस वक्त हर माँ बाप शायद सुनना चाहता हो, जिसका जवाब, क्या जो वो थर्ड लहर बच्चों पर भारी पड़ेगी? दुनिया में हमने देखा, यूएस, यूरोप, वहां पर बच्चों पर बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस आ गए, क्या भारत से वो खतरा टल गया है? और इस वैक्सीनेशन के बाद उसके कितने आसार हैं या नहीं है? देखिए, भारत या विश्व से थर्ड वेव का खतरा अभी नहीं टला है। वैक्सीनेशन के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे हम कैप बोलते हैं, ये अत्यंत आवश्यक है। कभी भी जब तक हम 18 से 20 महीने, अभी जो कोविड के केसेस हैं, इतने कम कोविड केसेस, कल मैं पढ़ रहा था कि सबसे कम कोविड केसेस भारत में दर्ज हुए। अगर ऐसा ही ट्रेंड हम अगले 18 से 20 महीने माने मिलता है तो तब हम ये मान सकते हैं कि थर्ड वेव का खतरा टल गया। बट अभी तो मुझे मानना है कि पिछले 2020 में भी ऐसा हुआ, 2021 में भी ऐसा हुआ कि सर्दियों के बाद और शुरुआती जो गर्मियाँ शुरू होती हैं, उससे वो सेकंड वेव आना शुरू हुई और फिर बढ़ती चली गई। उसके बाद क्या हुआ वो इतिहास है। तो वैक्सीनेशन बहुत सेफ है, बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बहुत अत्यंत मुझे लगता है दिवाली की तरह उतनी खुशी की खबर ये भी है कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अब अवेलेबल हो गया है। तो जैसे आपने बहुत प्यारा एक नारा दिया कि डरना नहीं आवश्यक, बिल्कुल नहीं डरना है और हम अपने बच्चों को खुद लगाएंगे। डॉक्टर्स ने, आपने देखा होगा एम्स दिल्ली, एम्स पटना में डॉक्टर्स के बच्चों पर ही ट्रायल किया गया। इससे ज़्यादा सेफ्टी की क्या बात हो सकती है? जो डॉक्टर तो सब समझते हैं। मैं अपने बेटे को खुद लगाऊंगा ये वैक्सीन, जो मेरा छोटा बेटा है वो करीब 13 साल का है अभी। मैं अपने छोटे भाई के बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने स्टाफ के बच्चों को सबसे पहले हम लोग वैक्सीनेशन में आगे बढ़ाएंगे। तो सभी और हमारे पेशेंट्स का हमारे पर 100% विश्वास है और सभी लोग आएंगे, सब वैक्सीनेशन लगवाएंगे। लेकिन हाँ, थर्ड वेव का खतरा मैं मानता हूँ अभी भी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कृपया हम उसका, जैसे 2 गज दूरी, मास्क, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये हमें इसका ध्यान तो रखना होगा। ये संकट अभी नहीं टला है।
देखिए डरना नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि मस्त मौला हो जाएं, पहले की तरह एकदम बिंदास मिलने लगे, गले मिलने लगे, हाथ मिलाने लगे लोगों से। कुछ दिन थोड़ा सब्र कीजिए, उसके बाद दिवाली मनाएंगे जम के। वैसे भी 2-3 बार की दिवाली तो हमारी ख़राब हो ही गई है इन चक्करों में, कोरोना के चक्कर में। डॉक्टर खंडेलवाल साहब, आपके पास आ रहा हूँ। सर, जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था एडल्ट्स के लिए, तो उसमें 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रहना है। 1-2 दिन बाद हो सकता है कि थोड़ा सा बुखार भी हमने देखा कुछ लोगों को आ रहा है, कुछ टायर्डनेस लोगों को लग रही है। बच्चों में किस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और वो नॉर्मल हैं जिनको लेकर पेरेंट्स को चिंता नहीं करनी है? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन में सेंटर पर 5000 बच्चों को वैक्सीन लगी और 5000 के 5000 फिर पीडियाट्रिशियन का सिर खा रहे हैं कि हमारा बच्चा बीमार है। तो कौन सी चीजें बड़ा सिंपल हैं और कौन सी चीजें चिंता वाली हैं, वो जरा क्लैरिफाई कर दीजिए सर। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ समझ लें कि किसी भी प्रकार का, और ये बच्चे जो हैं वो टीकाकरण से अछूते नहीं रहे हैं कभी। ये जो भ्रांति या जो थोड़ा सा डर जो शुरू में बैठा था, वो उन एडल्ट्स को था जो जिन्होंने पिछले सालों में, मतलब 25-30 सालों में कोई निडल नहीं देखी हो, सुई नहीं लगवाई हो, या फिर आप ये मान लो कि आधी जिंदगी मतलब 30-40 साल तक उनको कभी सैंपलिंग नहीं करवानी पड़ी या नीडल नहीं लगी है, और उसके कारण से वैक्सीनेशन वो अपने बचपन का टीकाकरण भूल गए थे। बच्चों के लिए जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे जो हैं, जिससे हम लोग बात करते हैं कि अगर 2-3 साल का बच्चा है तो हाल ही में उसने पूरा वैक्सीनेशन, एक प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट किया है। वैक्सीनेशन के जो आम साइड इफेक्ट जो होते हैं, इंजेक्शन साइट पे पेन है, या फिर आपका डीपीटी में आमतौर पे जैसा होता है बुखार भी आता है, तो ऐसे वाले आम साइड इफेक्ट इस किसी भी प्रकार के वैक्सीनेशन में हो सकते हैं। और अगर हम लोग कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं, अगर कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन से इस प्रकार के आम साइड इफेक्ट की भी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही मिनिमल रही है, बहुत ही कम रही है। तो इसलिए हमको जो जिस टेक्नोलॉजी से कोवैक्सीन बनी है उससे हमको, मैंने बताया कि बहुत ही प्योरीफाइड वैक्सीन हैं, तो इसलिए इन वैक्सीन से किसी प्रकार का डर या घबराने की जरूरत नहीं है। मामूली बुखार, ये बहुत अच्छी बात कही आपने सर। बाकी आधे लोग तो जो डर रहे हैं वैक्सीन से, या जिनमें डर है, आधे लोग डर रहे हैं दरअसल कि वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट होगा, क्या असर होगा, कमजोरी तो नहीं आएगी। आधे ऐसे भी हैं जो इंजेक्शन लगाते हुए उस छोटी सी नीडल के चक्कर में 7वें सुर में रो रहे थे, और वो बड़ा ऊंचा सुर था, तो वो भी वायरल हुई है तस्वीरें। तो उसमें डरना नहीं है, और खासतौर पर बच्चे बड़े हिम्मती हैं। और जब डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि डॉक्टर्स के बच्चों पर ट्रायल हो रहे हैं, वो अपने छोटे बच्चे को वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, तो जाहिर बात है कि इससे बड़ा और लाइव टेस्ट क्या हो सकता है। डॉक्टर मिश्रा को भी अपने बच्चे प्यारे हैं, आपको भी अपने बच्चे प्यारे हैं, मुझको भी अपना बच्चा प्यारा है, लेकिन यह है कि भरोसा रखिए, जो वैक्सीन आ रहा है उसका जम का स्वागत कीजिए। जैसे आपने एडल्ट्स के लिए वैक्सीन का स्वागत किया है, लोगों ने लगवाया है, वैसे ही बच्चों को भी वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। और जब पूरा देश वैक्सीनेट हो जाएगा तो फिर कोरोना से बहुत हद तक, या यूं कहे कि काफी हद तक हम लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत धन्यवाद तमाम डाउट्स क्लियर करने के लिए डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर खंडेलवाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।